हेलो फ्रेंड, दिस इज संतोष सिंह। आज हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं और ये करंट अफेयर्स स्पेशली क्लैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है लाइक जो भी गवर्नमेंट जॉब वाले एग्जाम है उन सभी के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टीसीएम प्लेटफॉर्म से हम करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सीरीज में हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे 2024 एंड 25। तो आज हम पहले थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे कि क्लैट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा उसको हम टारगेट करने वाले हैं ताकि जो बच्चे हैं जो क्लैट को डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं वो किस तरह से या किस चीज को फोकस करें। पहली बात, अगर क्लैट की एग्जाम को हम देखें तो क्लैट के एग्जाम में मोस्टली ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर से होते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं स्टैटिक पोर्शंस होते हैं। तो करंट अफेयर्स को टारगेट करने के लिए हम एक न्यूज़पेपर को देखेंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर। द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी पोर्शंस को यहाँ पे हमको नहीं देखना होता है क्लैट के लिए। इसमें ज्यादातर हमको फोकस करना होता है लाइक जो भी इकोनॉमिक्स के न्यूज आते हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद से जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के न्यूज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस जैसे अभी हम देखेंगे कि जो बिहार इलेक्शन हो रहा है उसमें एसआईआर का क्या इंपॉर्टेंट है और एसआईआर के साथ साथ हम देखने वाले हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है। उसके बाद से हम देखेंगे कुछ पोर्शंस जो होते हैं अभी के टाइम पीरियड में, हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। हिस्ट्री में आप देखोगे तो ज्यादातर फोकस करके अभी के टाइम पीरियड में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में भी अगर इसे हम थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के वो पोर्शंस ज्यादा आ रहे हैं जो लगभग 100 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के उस तरह के क्वेश्चंस को हमको फोकस करना है जो लगभग 100 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद और आप देखोगे तो कुछ ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो ज्योग्राफी को हमको कैसे फोकस करना है, लाइक आप देख लो ज्योग्राफी में बहुत सारे ऐसे वो हैं जो क्या होता है कि नेचुरल है। जैसे आप देखोगे अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक अगर आप अर्थक्वेक के विषय में थोड़ा सा एनालाइज अगर आप करते हो तो आप देखोगे कि इस साल कई बार अर्थक्वेक आ चुका है। अगर आप देखो तो पहले टर्की में आया था, देन चाइना तिब्बत में आया था, उसके बाद से आप देखेंगे मलेशिया में आया था, थाईलैंड में आया था और अभी रिसेंटली आप देखोगे अफगानिस्तान में भी आया था। तो इस तरह से ये पोर्शन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके, फिर आज की क्लास हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम देखेंगे कि इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर ये कब से कब तक की होती है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का होता है। तो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का होता है अगर आप देखेंगे तो ये कब से है, अगर टाइम देखेंगे 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का होता है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे। तो थोड़ा सा बेसिक हम ये जानेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, बजट से ये डिफरेंस कैसे है, थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा बजट के विषय में भी देखेंगे। अगला जो हमारी करंट अफेयर्स की जो सीरीज आने वाली है वो कौन सा होगा, तो बजट का होने वाला है। तो बजट से जस्ट पहले अगर आप देखोगे तो एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है। तो अभी के टाइम पीरियड में अगर आप ट्रेंड देखते हो कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे कब आती है, तो बजट इकोनॉमिक सर्वे जो होती है इस ये हर साल 31 जनवरी को आती है, ठीक है। और इसके एक दिन बाद यानी अगले दिन कौन सी क्या आती है, तो बजट आती है। यानी 1 फरवरी को हर साल 1 फरवरी को बजट आती है और उसके एक दिन पहले क्या आता है, हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है।
तो बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या, इकोनॉमिक सर्वे 2024 एंड 25 के विषय में। तो सिंपल सी बात है, 2024 एंड 25 का हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, और बजट क्या होने वाली है, ये एक तरह से एस्टिमेटेड होती है और ये नेक्स्ट ईयर के लिए होती है। बजट एस्टिमेटेड होती है और ये नेक्स्ट ईयर के लिए होती है कि नेक्स्ट ईयर हमारे जो इनकम्स हैं, उन इनकम को किन किन डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री में कहां पे कैसे खर्च करना है। तो ये हो गया हमारा बजट। और इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, तो इकोनॉमिक सर्वे हमारा लास्ट ईयर के जो भी अचीवमेंट्स होते हैं, जो टारगेट होते हैं, ये सारी चीजें कहां पे होती है हमारी इकोनॉमिक सर्वे में। दैट मीन्स क्या, कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो हमारा अचीवमेंट्स होता है कि इस साल हमारी इकोनॉमी ने कौन कौन सी चीजों को अचीव किया, या जो भी हमने टारगेट रखा था उस टारगेट को कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिक सा ये डिफरेंस होता है हमारा इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट के बीच में। ओके फ्रेंड, तो इस बार की इकोनॉमिक सर्वे अगर आप देखोगे तो कवर पेज आपको इस तरह का दिखने को मिलेगा। ये कवर पेज है। कवर पेज में आप देखोगे चक्रा बनाया हुआ है और इस चक्रा में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को डिनोट किया गया है। लाइक आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। तो कवर पेज में यानी जो फर्स्ट पेज ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे है 2024 का, तो इस कवर पेज में एक तो फ्रंट पे आपको चक्र बना हुआ मिल जाएगा और इस चक्र में डिफरेंट सेक्टर्स को डिनोट किया गया है। तो ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे का फर्स्ट पेज हो गया या फिर कवर पेज हो गया, जिसमें क्या दे रखा है, तो चक्रा दिया गया है और चक्रा के साथ डिफरेंट सेक्टर्स को यहाँ पे डिनोट किया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक सर्वे है इसकी शुरुआत कैसे होती है या ये ओरिजिनेट कैसे होती है, इंडिया में कब से आई। तो इकोनॉमिक सर्वे को आप देखोगे ये फर्स्ट टाइम 1950 से 51 के बीच में आया था। यानी फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे कब पब्लिश हुआ था, तो इकोनॉमिक सर्वे फर्स्ट टाइम 1950 से 51 के बीच में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, इस टाइम पीरियड में ये किसके साथ, तो ये बजट के साथ ही आया करता था, क्योंकि हम देखेंगे बजट इसके पहले से ही आना शुरू हो गया था। तो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ये कब आया था, अगर आप देख रहे हो तो ये 1950 से 51 के बीच में आई थी। बट ये किसके साथ था, अगर आप देखेंगे तो ये किसके साथ, बजट के साथ इंक्लूडेड था। ठीक है, यानी इस टाइम पीरियड में बजट के साथ ही इंक्लूड होके आया था। बट ये आगे चल के आप देखेंगे दिस वाज सेपरेटेड फ्रॉम द बजट। बजट से ये कब सेपरेट हो गया, यानी 1964 से, ठीक है, बजट अलग आने लगी और उसके एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आने लगा। सिंपल सी बात है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे कब रिलीज किया गया था, तो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे 1950 से 51 के बीच में ये पब्लिश हुआ था। बट इस टाइम पीरियड में आप देखोगे तो ये हमारे बजट के साथ ही इसको इंक्लूड कर दिया जाता था। फिर बजट से इसको कब सेपरेट किया गया, तो बजट से इसको 1964 के टाइम पीरियड में इसको सेपरेट किया गया और 1964 से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है और उसके अगले दिन आप देखेंगे तो हमारा बजट आता है। सिंपल सी हम समझ गए इकोनॉमिक सर्वे कब रिलीज होती, कब से रिलीज होना शुरू हुआ। तो ये कब से रिलीज होना शुरू हुआ, 1950 और 51 में। ठीक, देन हम देखेंगे कि ये उस टाइम पीरियड में बजट के साथ आता था। बजट से इसको कब सेपरेट किया गया, तो 1964 से। अब इकोनॉमिक सर्वे को कौन इंट्रोड्यूस करता है, हु इंट्रोड्यूस द इकोनॉमिक सर्वे इन पार्लियामेंट, तो इसको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे को कौन इंट्रोड्यूस करता है पार्लियामेंट में, तो इकोनॉमिक सर्वे को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अभी कौन है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, तो अभी हमारे निर्मला सीतारमण जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे कि क्या हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है इसका कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे दे रखा है, किसी आर्टिकल में
इकोनॉमिक सर्वे को एक्सप्लेन किया गया है, तो नो, इसका कहीं भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, यानी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अब देखेंगे कि इसको तैयार कौन करता है, हु प्रिपेयर। सिंपल, पहले तो इंट्रोड्यूस कौन करता है, हु इंट्रोड्यूस, देन फाइनेंस मिनिस्टर इन पार्लियामेंट, फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसको प्रिपेयर कौन करता है, हु प्रिपेयर, देन इसको प्रिपेयर करने के लिए एक हमारे पास डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को जो चेयर करते हैं, कौन करते हैं, तो इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो वी अनंत नागेश्वरन। अब देखेंगे, फिर से समझेंगे, इकोनॉमिक सर्वे इंट्रोड्यूस कौन करता है, तो इकोनॉमिक सर्वे को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। इसको प्रिपेयर कौन करता है, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके चेयरपर्सन कौन है, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और जो अभी के टाइम पीरियड में कौन है, तो वी अनंत नागेश्वरन, यानी वी अनंत नागेश्वरन मेनली इस इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर किए थे। सिंपल सी बात है, अभी हम देखेंगे अभी का ट्रेंड जो चल रहा है, उस ट्रेंड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड कि ये इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश कब होती है, तो 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आती है। उसके बाद से अगले दिन यानी 1 फेब को हमारा क्या आ जाता है, ये बजट आ जाती है, ठीक है। अब देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे का मेन पर्पज क्या है, कि इकोनॉमिक सर्वे को क्यों लेके आया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे को लेके आने का जो सबसे बड़ा पर्पज है वो क्या है, कि हम इंडिया की इकोनॉमी को अच्छे तरीके से जान सकते हैं, इसके परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, इसके सेक्टोरल ग्रोथ को देख सकते हैं, इसमें कौन कौन सी चैलेंजेस आ रही है, उन सारी चीजों को हम देख सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू दीज, इन सभी चैलेंजेस को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छी पॉलिसी या इकोनॉमिक पॉलिसी बना सकते हैं। तो इस पर्पज के साथ इसको लेके आया जाता है। अब जो इकोनॉमिक सर्वे आता है या इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। एडवाइजरी बॉडी दैट मींस क्या, कि अगर किसी भी तरीके के चैलेंजेस को फेस कर रही है हमारी इकोनॉमी इस टाइम पीरियड में, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे है वो एडवाइज कर सकती है किसको, गवर्नमेंट को, कि हमें ये रिफॉर्म करना चाहिए, बट दैट रिफॉर्म इज नॉट बाइंडिंग फॉर द गवर्नमेंट। यानी जो भी रिफॉर्म करने के लिए एडवाइस कर रही है हमारी इकोनॉमिक सर्वे, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये बाइंडिंग नहीं है। गवर्नमेंट उसको मान भी सकती है और गवर्नमेंट उसको मान नहीं भी सकती है। तो ये इस तरह से हम देखेंगे कि जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे है वो क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है। ओके फ्रेंड्स, देन जितना अभी हमने पढ़ा है उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि अभी हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम इस साल के करंट अफेयर्स को टारगेट करने वाले हैं, अभी टाइम पीरियड के जो भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आज हम इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के विषय में डिस्कस कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे सिंपल सी देख रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे को कब आती है, तो ये 31 जनवरी को अभी के टाइम पीरियड में आती है। जस्ट इसके अगले दिन हम क्या करते हैं, बजट को इंट्रोड्यूस करते हैं। बजट जो होता है वो हमारे नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेटेड टारगेट होता है कि हमारी जो भी इनकम्स है उन इनकम्स को किन किन डिफरेंट मिनिस्ट्री में कैसे उसको खर्च करना है। और इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, तो इकोनॉमिक सर्वे जस्ट हम क्या करते हैं, एक तरह से जो भी हमारे अचीवमेंट्स होते हैं, टारगेट होते हैं, उन सारी चीजों को एनालाइज किया जाता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट के बीच में। अब इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे। तो बैकग्राउंड में हम क्या देखने वाले हैं कि इकोनॉमिक सर्वे का ट्रेंड कब से चला या इंडिया में ये कब यूज होता है। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम इसको 1950 से 51 के बीच में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उस टाइम पीरियड में ये बजट के साथ ही था, बट कुछ टाइम पीरियड के बाद से आप देखोगे इसको सेपरेट कर दिया गया बजट से, यानी बजट से एक दिन पहले ये आने लगा। तब कब से देखेंगे तो 1964 से इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले आती है, फिर उसके अगले दिन आप देखेंगे बजट आता है। बजट को इकोनॉमिक सर्वे को इंट्रोड्यूस कौन करता है, तो इकोनॉमिक सर्वे को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। इसको प्रिपेयर कौन करता है, तो इसको प्रिपेयर कौन करते हैं, हमारे वी अनंत नागेश्वरन, यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में आते हैं। इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो नो, इसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, यानी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया है, ठीक है। इसका मेन पर्पज क्या है, तो इसका मेन पर्पज हम देखेंगे जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, टारगेट है, उन सभी को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, या जो भी हमारी
इकोनॉमी प्रॉब्लम फेस कर रही है, उनको अचीव करने के लिए हम डिफरेंट तरीके से क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ पॉलिसी या इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आ सकते हैं। तो अब मेजर हाइलाइट्स के विषय में देखेंगे कि इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसका मेजर हाइलाइट्स क्या है, क्या क्या डिफरेंट चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो पहला हम देखेंगे ग्रोथ पे आएंगे, जीडीपी ग्रोथ। फर्स्ट हम टारगेट करने वाले हैं जीडीपी ग्रोथ के लेके। तो जीडीपी ग्रोथ में अगर आप देखेंगे तो इस बार के लिए इंडिया के लिए जीडीपी ग्रोथ 2024-25 के लिए क्या रखा गया है, तो इस बार की जो हमारी ग्रोथ रेट है 2024-25, तो ये 6.4% दिख रहा है। यानी इस बार हमारी इकोनॉमिक सर्वे में इंडिया के लिए ग्रोथ क्या है, या जो ग्रोथ को हमने अचीव किया है वो ग्रोथ क्या है, तो 6.4% हमारा ग्रोथ रेट है। यानी इस ग्रोथ रेट को हमने अचीव कर लिया है। देन हम देखेंगे नेक्स्ट ईयर यानी के लिए हमारा एस्टिमेटेड क्या है, क्या हमने टारगेट क्या सेट किया है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो हमारा जो टारगेट होने वाला है वो 6.3 टू 6.8 के बीच में। सिंपल सी हम अभी मेजर हाइलाइट्स को देख रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे के, जिसमें से पहला हमने जीडीपी ग्रोथ को लिया है। तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ अभी कितना है, तो 6.4 है जो हमने अचीव किया है। और हमारा एस्टिमेटेड यानी नेक्स्ट अभी जो बजट चल रही है 2025 एंड 26 के लिए हमने टारगेट क्या रखा है इकोनॉमी ग्रोथ का, तो 6.3 टू 6.8, यानी इतने के रेट से हम ग्रोथ करने वाले हैं। तो ये हमारा मेजर हो गया कि हम अभी करेंट टाइम में देख रहे हैं कि हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी है। तो जीडीपी ग्रोथ प्रेजेंट टाइम में 6.4% और हमारा टारगेटेड क्या है, तो 6.3 टू 6.8। अब अगर ग्रोथ के ट्रेंड्स को हम देखेंगे तो पहले हमारी ग्रोथ काफी अच्छी थी, ठीक ठाक हम देख रहे हैं क्या 2021 टू 22 के बीच में 9.7% है। उसके बाद से आप देखेंगे कंटिन्यूअसली डिक्रीज किया है, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो डिक्रीज की हुई है। कब देखेंगे 2020 एंड 22 में हमारी जीडीपी ग्रोथ ठीक थी 9.7%। अभी के टाइम पीरियड में सबसे रीसेंट मोस्ट रीसेंट क्वेश्चन होने वाला है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है, तो 6.4%। और हमारा एस्टिमेटेड ग्रोथ कितना होने वाला है, तो हमारा एस्टिमेटेड ग्रोथ 6.3 टू 6.8% होने वाला है। अब यहां से हम कुछ चीज को टारगेट करेंगे या इसके कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं, यानी जीडीपी ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसे समझेंगे। वेरी एकदम लेमैन में हम देखेंगे जीडीपी दैट मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी होता क्या है, सिंपल सी टर्म में हम देखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब जीडीपी होता क्या है इसको हम समझेंगे। जीडीपी हम समझेंगे कि किसी भी एक टेरिटरी के अंदर, किसी एक टेरिटरी के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू क्या है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी को हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं, जीडीपी इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ कंट्री विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यानी किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उनका सभी का जो मॉनेटरी वैल्यू होता है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी को और हम सिंपल लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो इसको फॉर्मूले से बहुत आसानी से देख सकते हैं। यानी होता क्या है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये हमारा जीडीपी हो जाएगा। यहां पे हम देखेंगे C स्टैंड फॉर कंजम्पशन एंड I स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, G स्टैंड फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और X माइनस एम दैट मींस कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया है और कितना इंपोर्ट किया है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा X माइनस एम हो जाता है। फिर से हम देखेंगे, सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आप देखेंगे जीडीपी के फॉर्मूले से अगर देखेंगे तो जीडीपी इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहां हमने हर चीज को डिनोट कर दिया है कि C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्स माइनस एम जो भी हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस लिया है। तो ये हमारा हो जाता है जीडीपी।
ठीक है, अभी हम देख रहे थे मेजर हाइलाइट्स ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें से पहला टॉपिक हमने उठाया था जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ में पहले हमको टारगेट क्या करना है कि प्रेजेंट टाइम में हमारा जीडीपी ग्रोथ कितना चल रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में हमारा जीडीपी ग्रोथ कितना चल रहा है, 6.4%। और हमारा एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ क्या है, यानी दोनों का अगर रियल जीडीपी हम देखेंगे प्रेजेंट टाइम में हमने कितना अचीव किया है, या प्रेजेंट टाइम में हमारा जीडीपी कितना है, तो ये हम डायरेक्टली बोलेंगे 6.4%। और हमारा एस्टिमेटेड दैट मींस क्या कि हम इस साल के लिए क्या टारगेट रखे हैं जीडीपी का, तो वो 6.3 टू 6.8 होने वाला है। ये दो टॉपिक को हमको याद रखना है, जीडीपी प्रेजेंट टाइम में क्या है और जीडीपी एस्टिमेटेड क्या है। दूसरी देखेंगे कि जीडीपी का डिफिनीशन क्या है या जीडीपी होता क्या है। तो सिंपल, मैंने एक लाइन में हमने समझा कि जीडीपी होता क्या है। तो जीडीपी किसी भी देश के अंदर एक निश्चित समय के अंदर में आप देखेंगे जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू ले लेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाता है, जीडीपी हो जाता है। और जीडीपी को हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से भी यहाँ पे डिनोट कर दिया है क्या, तो जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये हो गया हमारा जीडीपी। सेकंड हम देखने वाले हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं इन्फ्लेशन के विषय में। तो अभी के टाइम पीरियड में अगर इन्फ्लेशन देखेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन थोड़ी सी डाउन हुआ है। अगर यहाँ आप इकोनॉमिक सर्वे का ये डेटा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इकोनॉमिक पहले इन्फ्लेशन जो हमारी थी 5.4% थी, 5.4% से ये डाउन होके अभी कितनी आ गई है, 4.9%। सिंपल, यानी इन्फ्लेशन हमारे डाउन हुए हैं, लेकिन फूड इन्फ्लेशन थोड़े से बढ़े हैं। पहले हम देखेंगे इन्फ्लेशन का डेटा। इन्फ्लेशन का डेटा अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, तो हमारा इन्फ्लेशन रेट 4.9% चल रहा है। और इन्फ्लेशन हमारी क्या हुआ है, कम हुआ है। किससे अगर देखेंगे कितना डिक्रीज हुआ है, तो 5.4% से 4.9% अभी करंट टाइम में हमारा इन्फ्लेशन चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन कितना है अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन अभी के टाइम पीरियड में 4.9% है। ओके, देन इन्फ्लेशन को हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन होता क्या देखेंगे तो प्राइस राइज इन द गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल सी लैंग्वेज में हम क्या कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है कि जो प्राइस बढ़ रहे होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी प्राइस राइज इन गुड्स एंड सर्विसेज। या फिर इससे और आसान तरीके में हम क्या कहेंगे कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन कब आती है, तो आप देखेंगे जब बहुत कम गुड्स होती हैं और उनको चेंज कर रहा होता है बहुत सारे पैसे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सभी गुड्स के दाम बढ़ जाएंगे और उसी कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, तो इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, a lot of money chasing very few goods। क्या कह सकते हैं कि a lot of money chasing very few goods, उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन को हम देखेंगे इंडिया में मेजर कौन करता है, तो इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करती है आरबीआई, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी इन्फ्लेशन को मेजर करने का काम कौन करती है, तो इन्फ्लेशन को मेजर करने का काम कौन करती है हमारे यहाँ, तो आरबीआई, दैट मींस कि जो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। इन्फ्लेशन को हम देखेंगे दो आधार पे मेजर कर लेते हैं, एक तो होता है सीपीआई और दूसरा डब्ल्यूपीआई। सीपीआई दैट मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दैट मींस कि ये रिटेल इन्फ्लेशन होती है, यानी जो भी हम अपने डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें हम कंज्यूम करते हैं, उनको परचेज करते हैं, वो किस इन्फ्लेशन में आता है, तो वो सीपीआई में आता है और उसे हम रिटेल इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, डब्ल्यूपीआई जो होती है ये वेटेड प्राइस इंडेक्स होता है। ये क्या होता है, ये रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन के लिए, ये किस चीज के लिए होता है, तो रॉ मटेरियल्स के लिए, यानी ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। यानी जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं अगर उनके प्राइस बढ़ रहे हैं तो डब्ल्यूपीआई वाला इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। और सीपीआई जो होता है ये रिटेल इन्फ्लेशन होता है, यानी ये फिनिश गुड्स के लिए होता है। तो जनरली दो तरीके से मेजर किया जाता है, एक सीपीआई और दूसरा क्या होता है आपका डब्ल्यूपीआई। सीपीआई दैट मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई दैट मींस
होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये किस चीज के लिए होती है? तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए होता है। और ये किस चीज के लिए होती है? तो ये कस्टमर के लिए होता है। फिर से हम देखेंगे, अभी हम मेजर हाइलाइट्स पढ़ रहे हैं। जो मेजर हाइलाइट्स में पहले हमने किस चीज को डिस्कस किया था? जीडीपी। जीडीपी दैट मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक हमने देखा था वो इन्फ्लेशन के विषय में देखा था। तो सिंपल, जो अभी इकोनॉमिक सर में आया है, एटलीस्ट जो करंट डेटा है उसको हमको जानना चाहिए। करंट डेटा में हम जीडीपी ग्रोथ में देख रहे थे, तो जीडीपी का अभी कितना चल रहा है हमारा जीडीपी ग्रोथ? तो 6.4%। और एस्टिमेटेड कितना है? तो 6.3 टू 6.8% है। ये हमारा जीडीपी हो गया। करंट डेटा है जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे में दिया है। ये हर एग्जाम में ये पूछता है कि जीडीपी ग्रोथ अभी कितना चल रहा है या फिर एस्टिमेटेड। दूसरी चीज हम देखेंगे, जब इन्फ्लेशन के विषय में जो मेजर हाइलाइट्स में दूसरी जो हाइलाइट्स थी वो हमारी इन्फ्लेशन था। तो इन्फ्लेशन सिंपल होता क्या है? इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन उस कंडीशंस को कहते हैं जिस कंडीशंस में नॉर्मल क्या होता है कि सभी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ती जाती है, उनको इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है। इन्फ्लेशन को मेजर कौन करती है? तो इन्फ्लेशन को मेजर करती है हमारी आरबीआई। ठीक है। दो तरीके से, एक सीपीआई होता है, दूसरा डब्ल्यूपीआई होता है। सीपीआई दैट मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड डब्ल्यूपीआई दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है। अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, आरबीआई की अगर आप देखोगे कि अगर हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन नहीं है, बहुत डाउन है, तो भी हमारे ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है, या इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। तो इस केस में आरबीआई ने एक टारगेट सेट कर रखा है कि इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द आरबीआई अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन 2 ± 4, ठीक है, कितना? 2 ± 4 होना चाहिए। ठीक है। यानी हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कितना होना चाहिए? 2 ± 4 के बीच में होना चाहिए। यानी इन्फ्लेशन कहां से कहां वेरी कर रहा है? अगर 2 to 6 के बीच में वेरी कर रहा है तो वो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर होता है, बहुत अच्छा होता है। तो अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एक आइडियल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए? तो 2 to 6% के बीच में होना चाहिए। और जिसे हमने अचीव कर रखा है, यानी अभी जो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है वो हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए ठीक है, अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फिजिकल डेफिसिट। नेक्स्ट हम फिजिकल डेफिसिट के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा फिजिकल डेफिसिट है। फिजिकल डेफिसिट अगर सिंपल लेमैन की तरह अगर समझे, फिजिकल डेफिसिट होता क्या है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? आमदनी अठन्ना, अठन्नी खर्चा रुपया। यानी हम जितना कमा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च कर दे रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? फिजिकल डेफिसिट। और हमेशा से हम देखेंगे कि इंडिया जो है वो फिजिकल डेफिसिट में हर साल है। अभी के टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे तो कितना फिजिकल डेफिसिट चल रहा है? 5.4% हमारा फिजिकल डेफिसिट है। यानी अभी के टाइम पीरियड में हमारी फिजिकल डेफिसिट कितनी है? तो 5.4%। अब फिजिकल डेफिसिट को हम क्या करेंगे? एक फॉर्मूले के थ्रू समझेंगे। यानी फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। हम अपने टोटल एक्सपेंडिचर में से इनकम को माइनस कर देंगे, जो आएगा वही हमारा फिजिकल डेफिसिट होगा। तो अभी के टाइम पीरियड में हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना है? तो 5.4%। फिजिकल डेफिसिट का सिंपल मीनिंग होता क्या है? तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी जितना भी हम अर्न कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च कर दे रहे हैं, और वो कंडीशंस अभी हमारे साथ है। तो अभी हम देखेंगे मेजर हाइलाइट्स में इकोनॉमिक सर्वे के 3 हाइलाइट्स को पढ़ा है। एक बार फिर से मैं आप लोग को रिकैप कर दे रहा हूं जो भी हमने शुरू से पढ़ा है। सिंपल, आज की क्लास हमने करंट अफेयर्स के लिए शुरू किया गया है, और ये करंट अफेयर्स हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप देखेंगे जो भी एग्जाम आप ले लो, हर एग्जाम में करंट अफेयर्स आता है, और करंट अफेयर्स को अगर आप लिंक करके पढ़ना सीखें तो वो और आपके लिए स्टैटिक के लिए रास्ता खोल देता है कि कौन कौन से स्टैटिक पोर्शंस को हमें पढ़ना है। ठीक है। करंट अफेयर्स में आज का जो हमने सीरीज शुरू किया है, पहली जो सीरीज हमारी आई है वो इकोनॉमिक सर्वे के विषय में हम डिस्कस कर रहे हैं। और इकोनॉमिक सर्वे में हम मेजर हाइलाइट्स यानी क्या क्या उसमें डिस्कस कर लिए हैं। अभी जीडीपी ग्रोथ के विषय में डिस्कस कर लिए हैं, इन्फ्लेशन के विषय में, और फिजिकल डेफिसिट के विषय में देख लिया है।
सिर्फ एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक या अभी क्या हमने डिस्कस किया है। तो हमने शुरू किया था इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। पहला हम देखेंगे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। तो हमारी फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होती है, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च का हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। यानी इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का आप देखेंगे तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च का होता है। तो ये जो हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं ये कब से कब तक का है, तो आप देखेंगे 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025 का है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे मेजर थोड़ा सा हमने डिफरेंस देख लिया था कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो बजट जो होता है वो हमारा एस्टिमेटेड टारगेट होता है, वो नेक्स्ट ईयर में हमारे जो भी इनकम्स होते हैं उन इनकम्स को कैसे खर्च करना है, किन किन डिफरेंट मिनिस्ट्री में कितने पैसे डालने हैं वो हमारे बजट में मेंशन होता है। और इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है कि हमारे लास्ट ईयर की जो भी टारगेट थे उनको हमने कितना अचीव किया, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, उसमें क्या रिफॉर्म करने की जरूरत है, ये सारी चीजें हम कहाँ पे लेके आते हैं अपने इकोनॉमिक सर्वे में। फिर हमने शुरू किया था कि इकोनॉमिक सर्वे की हिस्ट्री देख लेंगे या इसकी बैकग्राउंड। तो फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये 1950 से 51 के बीच में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उस टाइम पीरियड में ये बजट के साथ ही आया करता था, बट आगे चल के आप देखोगे इसको बजट से सेपरेट कर दिया जाता है। कब सेपरेट किया, तो 1964 से बजट से इसको सेपरेट कर दिया गया। यानी जिस दिन बजट आती है उसकी एक दिन पहले हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है। अगर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इकोनॉमिक सर्वे नहीं दिया है। इसको प्रेजेंट कौन करता है, तो इकोनॉमिक सर्वे को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ पे पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती हैं। फिर इसको तैयार कौन करता है, तो इसको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसको तैयार करते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के थ्रू आते हैं। अभी प्रेजेंट समय में कौन है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो वी अनंत नागेश्वरन जी। ठीक, दूसरी चीज हम देख रहे थे कि इसके मेजर हाईलाइट शुरू किए थे, जिसमें से टारगेटेड पॉइंट क्या क्या हमको याद करनी है अभी के टाइम पीरियड में। आप देखेंगे तो जीडीपी ग्रोथ कितनी है 6.4%। नेक्स्ट देखेंगे एस्टिमेटेड कितनी है 6.3 टू 6.8। फिर से हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन अभी के टाइम पीरियड में कितना चल रहा है 4.9%। इन्फ्लेशन के डिफिनेशन हमने देख लिया था। और फिर हमने देख लिया था फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। अभी के टाइम पीरियड में कितना है, तो 5.4% हमारा फिजिकल डेफिसिट है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस। और बैंकिंग एंड फाइनेंस में इसमें हम फोकस करने वाले हैं एनपीए के विषय में। ठीक, नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस। और बैंकिंग एंड फाइनेंस में है क्या, तो एनपीए पहले हम जानेंगे कि एनपीए होता क्या है। एनपीए दैट मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए दैट मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में देखेंगे तो ये डेटा हमको शो कर रहा है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज्यादा कम हुआ है। कम हुआ है कितना, आप देखेंगे 2.6%। तो सिंपल अभी करंट के डेटा में हम देख रहे हैं कि एनपीए है कितना, तो कितना है आप देख रहे हैं 2.6%। और एनपीए हमारी डाउन हुई है। एनपीए डाउन होने के मतलब ये हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। एनपीए डाउन होने के लिए मीनिंग क्या, कि हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छी है। एनपीए का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता क्या है, अगर आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति लोन लिया, बैंक से लोन लिया और वो लोन लेके भाग गया, या उस लोन को उसने जमा ही नहीं किया, ठीक है, तो उस एसेट्स को कहां पे डाल देती है बैंक, तो एनपीए में डाल देती है। फिर से सिंपल लैंग्वेज हम समझेंगे कि एनपीए होता क्या है। तो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। इसमें कोई भी कस्टमर बैंक से लोन लेता है और लोन लेने के बाद उसको वो बैंक में जमा दोबारा रीपेमेंट नहीं करता है। और जब रीपेमेंट नहीं करता है तो बैंक इस तरह के एसेट्स को किसमें डाल देती है, तो एनपीए में उसको डाल देती है। बट इसके लिए एक कंडीशन है एनपीए के लिए, कि किस एसेट्स को हम कहेंगे कि ये एनपीए है, तो इसमें कंडीशंस है। पहला कंडीशंस इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन इसको एनपीए लोन लिया और इस लोन को रीपेमेंट कब तक, तो 90 डेज के अंदर। अगर कोई भी पर्सन लोन ले रहा है और वो 90 डेज के अंदर अंदर अगर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं जमा कर रहा है, कोई भी कैपिटल नहीं जमा कर रहा है, तो वो
लोन को बैंक किसमें डाल देती है, तो एनपीए में डाल देती है। और अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है हम देख रहे हैं, तो हमारा एनपीए अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है 2.6%। यानी अभी देखेंगे कि जो एनपीए या बैंक से लोन लेके भागने वालों की संख्या कम हो गई है। ज्यादातर लोग आप देखेंगे इसमें क्या कर दे रहे हैं, पेमेंट कर दे रहे हैं या रीपेमेंट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दैट मींस यहाँ पे क्या किस चीज की बात चल रही है, तो एफडीआई की। एफडीआई एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात देखेंगे तो बाई ईयरली आप देखेंगे 17.9% पर ईयर के हिसाब से ये ग्रो कर रही है। यानी हमारे इकोनॉमी में इस रेट से पैसे आ रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दैट मींस क्या कि हमारे इकोनॉमी में दूसरे कंट्री से कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर आप रेट देखोगे तो 17.9% के रेट से हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अगर आप देखोगे तो ईयर टू ईयर ये ग्रो करते हुए जा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने रेट से ये ग्रो कर रही है, तो 38.8% रेट से ये ग्रो कर रही है। पहला हम देख लेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, तो गवर्नमेंट की वो एक्सपेंडिचर जिससे हम किसी तरीके का एसेट्स को क्रिएट करते हैं, तो इस तरह के खर्च को क्या कहते हैं, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। लाइक गवर्नमेंट के जो बजट है उस बजट में वो ज्यादातर पैसे को कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर रही है। इसका क्या मतलब कि या तो वो रोड बना रही है, ब्रिज बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, स्कूल बना रही है या कॉलेज, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में डेवलप कर रही है। और ये चीज अगर बढ़ रही है तो ये भी हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी होती है, ये हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है। तो अभी हमने देख लिया जो बैंकिंग एंड फाइनेंस में पहला हमने एनपीए देखा। तो एनपीए अभी हमारा कितना चल रहा है, तो 2.6%। एनपीए होता क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं अगर कोई पर्सन लोन ले रहा है, लोन लेने के बाद से वो 90 डेज के अंदर अंदर किसी भी तरीके का न तो इंटरेस्ट रिपेमेंट कर रहा है और ना ही कैपिटल, तो उस तरह के लोन को बैंक किस पे डाल देती है, एनपीए में डाल देती है, तो उसको हम कहते हैं एनपीए। दूसरा हम देखेंगे एफडीआई। एफडीआई हमारे यहाँ अभी ठीक आ रही है। अभी किस परसेंट से आ रही है, तो 17.9% के रेट से हमारे यहाँ एफडीआई आ रही है, दैट मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हमने देखा क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, तो वो गवर्नमेंट की वो एक्सपेंडिचर्स जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक रोड, ब्रिज, हॉस्पिटल्स, बैंक, तो ये हमारा क्या हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और हमारी अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ रही है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सेक्टोरल ग्रोथ की बात करेंगे। सेक्टोरल ग्रोथ, ठीक है, तो सेक्टोरल ग्रोथ के विषय में हम देखने वाले हैं। तो इंडिया के अगर आप देखेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तो ट्राई सेक्टर इकोनॉमी है इंडिया की, ट्राई सेक्टर इकोनॉमी है। पहला हम देखते हैं हमारा क्या है, प्राइमरी सेक्टर है, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर है, एंड थर्ड वन इज टर्शियरी सेक्टर। अभी हम इकोनॉमिक सर्वे के हाइलाइट्स को देख रहे हैं और इकोनॉमिक सर्वे के हाइलाइट्स में हम सेक्टोरल ग्रोथ के विषय में देख रहे हैं। सेक्टोरल ग्रोथ में देखेंगे तो इंडिया के सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ट्राई सेक्टर इकोनॉमी है। पहला क्या है, हमारा प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंड सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड वन इज टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में मेजरली इसमें आता क्या है, आप देखेंगे तो जहां से रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में स्पेशली जो टारगेट किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में वो किस चीज को लेके किया गया है, तो एग्रीकल्चर को लेके। तो एग्रीकल्चर में हमारा ग्रोथ रेट अभी कितना चल रहा है, एग्रीकल्चर में 16% से हम ग्रो कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है, तो 16% से हमारा एग्रीकल्चरल ग्रोथ 16% से चल रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारी जो सेकेंडरी सेक्टर है, पहला हम समझ लेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी होता क्या है। तो हमारे यहाँ ट्राई सेक्टर इकोनॉमी है, ट्राई सेक्टर में
जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो रॉ मटेरियल्स को, एक एग्जांपल से हम समझेंगे कैसे, एक एग्जांपल से लाइक कि हमने एक चिप्स की फैक्ट्री लगाई है, तो इसमें कौन कौन से प्राइमरी सेक्टर होंगे, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर क्या होंगे। तो चिप्स के फैक्ट्री के लिए हमको पोटैटोज की जरूरत होती है, और ये पोटैटो कहाँ से आती है अगर आप देखेंगे तो ये एग्रीकल्चर से होती है। तो जो ये एग्रीकल्चर जो पोटैटो का प्रोडक्शन कर रहा है ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर, ये क्या हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर। और ये जो फैक्ट्री लगी है चिप्स की फैक्ट्री, ये कहाँ पे है अगर आप देखेंगे तो ये मान लीजिए कि नोएडा के अंदर में ये फैक्ट्री लगी हुई है। अब इस पोटैटो को मान लो कि ये यूपी में आप देखेंगे गोरखपुर में ये हमारी पोटैटो का प्रोडक्शन हुआ है। तो अब ये गोरखपुर से अगर ये पोटैटो को कहाँ लेके जानी है, नोएडा लेके जानी है, तो किस तरह से हम लेके जाएंगे, तो बाय द ट्रांसपोर्टेशन, इसको किसी न किसी ट्रांसपोर्टेशन से लेके जाएंगे। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है ये आपका क्या हो जाएगा, सर्विस सेक्टर। और दूसरी, जब पोटैटो यहाँ पे पहुंच जा रही है ये कंपनी में, ठीक है, तो यहां से पोटैटो को जब हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, जो पोटैटो यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है वो हमारा क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर। तो इस तरह से हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ गए कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर होता क्या है, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देता है, उसी को क्या कहते हैं, ये सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर अभी हमारे बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हम अपना अचीवमेंट्स देखेंगे तो हमारी सेकेंडरी सेक्टर का 6.3% ग्रोथ रेट है, बहुत अच्छी नहीं है। उसके बाद से देखेंगे टर्शियरी दैट मींस ये हमारा सर्विस सेक्टर होता है, और इंडिया में सबसे अच्छा जो कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी के ग्रोथ में वो सबसे अच्छा किसका है, तो ये हमारा टर्शियरी सेक्टर का है, यानी सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर में देखेंगे अभी प्रेजेंट टाइम में कितने ग्रोथ रेट चल रहा है, तो 53.4% से हमारा ग्रोथ चल रहा है। तो सर्विस सेक्टर में ग्रोथ कितनी है हमारी, 53.4%। हमने क्या किया, हम इंडिया में कि डायरेक्ट ये प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर में आ गए और हमने सेकेंडरी सेक्टर को स्कीप कर दिया गया है। तो इस बार हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इधर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सरकार बहुत सारे स्कीम्स लेके आ रही है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को थोड़ा सा इंप्रूव किया जाए। तो हमने ये भी देख लिया कि हमारी तीनों सेक्टर में कैसे चल रही है। फिर से एक बार हम रिकैप करते हैं, हम कौन कौन से सेक्टर्स को देख रहे हैं। तो मेजर हाइलाइट्स के विषय में अभी हम देख रहे थे। मेजर हाइलाइट्स में पहला हमने देखा जीडीपी ग्रोथ के विषय में। जीडीपी अभी प्रेजेंट समय में कितना चल रहा है, 6.4%। बाकी इसके कॉन्सेप्ट को भी हमने देखा। सेकंड हमने देखा इन्फ्लेशन के विषय में, तो इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को भी हमने देखा, और इन्फ्लेशन अभी प्रेजेंट समय में कितना चल रहा है, तो 4.9% के रेट से चल रहा है। इन्फ्लेशन में अगर आप देखोगे तो जो फूड इन्फ्लेशन है वो थोड़े से हाई गए हैं, और फूड इन्फ्लेशन के थोड़े से हाई होने के कारण भी है। कारण क्या है कि जो हमारा वेदर है वो चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट हार्श हो रहा है, जिसके कारण से प्रोडक्शंस अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। तो फूड प्राइसेस बढ़ने का कारण क्या है कि वेदर, क्लाइमेट चेंज से हम लड़ रहे हैं, जिसके कारण से हमारा आप देखेंगे प्रोडक्शंस इसमें फूड प्रोडक्शंस कम हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा था फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट में क्या हो जाता है, आपका टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल इनकम, यानी जितना हम कमा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रहे हैं, यानी हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना है, 5.4%। हमने अपना फिजिकल डेफिसिट देख लिया। फिर हम अपना देख रहे थे सेक्टोरल ग्रोथ के विषय में। सेक्टोरल ग्रोथ में हमने देखा क्या क्या कि हमारा सेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर नो डाउट अच्छा परफॉर्म कर रहा है 16% के रेट से। सेकेंडरी सेक्टर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ पे फोकस करना है। सेकेंडरी सेक्टर कितना हमारा है, तो 6.3%। और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा सेक्टर या सबसे अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन कौन सा सेक्टर दे रहा है, टर्शियरी, दैट मीन सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर की अगर ग्रोथ की बात करें तो सर्विस सेक्टर कितना है, 5.3% के रेट से ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद से कुछ हमने अपने बैंकिंग एंड फाइनेंस देखा था। बैंकिंग एंड फाइनेंस में क्या देखे थे, एनपीए देखे थे, दैट मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अभी कितना चल रहा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो 2.6% नॉन परफॉर्मिंग। होता क्या है तो इसको बता देंगे। इसमें एक कंडीशन दिया रहता है कि 90 डेज के अंदर अंदर अगर ओवर ड्यू है किसी भी तरीके के लोन का, तो उस लोन को बैंक किसमें डाल देती है, एनपीए में डाल देती है। उसके बाद से हम देख रहे थे एफडीआई। एफडीआई हमारी ठीक चल रही है, कितनी है, तो 17% से हमारा एफडीआई की ग्रोथ रेट चल रही है। तो ये हमारा ओवरऑल एक देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे का डिस्कशन हो गया, जिसमें हमने लगभग हर टॉपिक को टच किया है।
अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे जो होती है वो एक एडवाइजरी बॉडी होती है। दैट मीन्स क्या कि इकोनॉमिक सर्वे अपना एडवाइस दे सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे को क्या कहा जाता है, एडवाइजरी। बट उनका जो एडवाइस होता है वो सरकार के लिए बाइंडिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि इस बार के लिए इकोनॉमिक सर्वे क्या क्या एडवाइस दे रखा है या हमें क्या करना चाहिए। तो ठीक, इकोनॉमिक सर्वे हमने फिर से देखा कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है, बट वो एडवाइस गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग नहीं होगा। तो अभी इस बार के लिए क्या एडवाइस दे रखा है कि हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जोर देना है। किस चीज पे, तो हमको अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हमें और क्या डेवलप करना है, तो हमारा एआई, रोबोटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी चीजों पे हमको डेवलप करना है। जैसे अगर आप देखोगे, अगर हम कॉम्पीट कर रहे हैं किससे, हमारे साथ बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, लाइक चाइना है, यूएसए है। चाइना यूएसए में आप देखेंगे एआई बहुत आगे जा चुका है। आप कुछ दिन पहले सुने होंगे कि चाइना ने धीरे धीरे अपने यहाँ डीप सीक बना लिया, इतने बड़े डेटा को एक साथ स्टोर कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमें भी फोकस करने की जरूरी है, हमको भी अपने एआई सेक्टर पे ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और क्या, हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जोर देना है। तो पहला कि हमें अपने इकोनॉमी को और अच्छे से ग्रोथ कराने के लिए पहला क्या करना है, तो हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अभी देखेंगे गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स भी लेके आ रही है, लाइक पीएलआई स्कीम लेके आ रही है, कई तरह के स्कीम्स गवर्नमेंट दे रही है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंप्रूव करे। दूसरी हमें क्या कि एआई फील्ड में बहुत तेजी से आगे आना पड़ेगा। ठीक है, एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो गया। तो ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे की तरफ से कुछ सजेशन थे। पहला, मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव करना है। दूसरी चीजें हम देखेंगे कि जो हमारी फॉरेक्स रिजर्व है, चलो फॉरेक्स रिजर्व तो अभी हमारे पास हैं, ठीक है, अच्छे हैं। कितना है, अगर आप देखेंगे फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है, अगर आप देखोगे तो ये आरबीआई आरबीआई के पास एक रिजर्व होती है। फॉरेन रिजर्व होता क्या है, तो आरबीआई के पास एक रिजर्व होती है जो फॉरेन करेंसी, गोल्ड और दूसरी करेंसी में हो सकती है एक्सेप्ट इंडियन करेंसी। तो ये जो होती है आरबीआई के पास रखी रहती है, उसी एसेट्स को हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी के टाइम पीरियड में तो हमारे अच्छे हैं, यहां दिख रहे हैं अच्छे हैं, बट इसके साथ साथ हमारे पास लोन भी तो बहुत ज्यादा है, हमें उस लोन को भी रीपेमेंट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लेके आनी है। ठीक है, क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लेके आना है। अभी अगर आप देखोगे कि किसी को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सेटअप करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ पे होता क्या है कि गवर्नमेंट के इतने ज्यादा रूल रेगुलेशंस है कि लोग परेशान हो जाते हैं, उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे 2.0 लेके आने का मतलब क्या कि हमारा बहुत इजी एग्जिट और एंट्री दोनों होनी चाहिए। कि अगर हमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंट्री करनी है तो बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हम क्या करें, मार्केट में आ जाए और अपना प्रोडक्शन करना शुरू कर दें, या फिर अगर लॉस हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इजी एग्जिट भी कर सकें। तो इसके लिए यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे की तरफ से ये सुझाव दिया गया है कि हमें क्या करना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लेके आनी चाहिए, जिसमें बहुत इजी एग्जिट एंड एंट्री होनी चाहिए। यानी रूल रेगुलेशन या गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस है वो बहुत लिमिटेड कर दिया जाए, जिससे कि हमारे अच्छे और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स आए और इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे यहाँ जो फूड इन्फ्लेशन होने के कारण क्या, तो अभी हमने देख लिया कि हाँ, क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी आप देखोगे क्या कि जब बारिश की मौसम नहीं होती है उस टाइम पीरियड में रेनफॉल होती है। ठीक है, तो वेदर पैटर्न बदल चुके हैं। तो इस कंडीशन से लड़ने के लिए इंडिया को करना क्या चाहिए, तो आप देखेंगे क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स लेके आनी चाहिए। यानी हम इस तरह के क्रॉप्स या इस तरह के सीड्स लेके आए जो हर क्लाइमेट्स के लिए सुटेबल हो। तो इस तरह से हम कहेंगे कि क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स लेके आनी चाहिए, जिसके कारण से हर क्लाइमेट्स को वो झेल सके, अच्छा खासा प्रोडक्शन दे सके। और उससे क्या होगा, पल्सेज, ऑयल सीड, टोमेटो, इस तरह की चीजों का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा। तो बेसिकली ये एडवाइस किया गया था हमारे इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा, वी अनंत नागेश्वरन जी के द्वारा। मोस्ट अगर आप देखेंगे ज्यादा हद तक गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट भी कर रही है, इस चीज को अप्लीकेबल भी कर रही है, इस तरह की चीजों को लेके आ भी रही है। ठीक है, तो
उसके बाद से देखेंगे ये नेक्स्ट भाई कि हमारा जो आप देखेंगे ग्लोबल कॉम्पिटिटिव है तो वो कौन है, चाइना के साथ या यूएस के साथ। वहां भी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से डेवलप कर रही है, तो हमें अगर उससे लड़ना है तो उससे तेज स्पीड से हमको ग्रोथ करने की जरूरत है। और ग्रोथ के लिए हमने टारगेट क्या रखा है कि जो डेवलप्ड इंडिया यानी जो हमारी इकोनॉमी है, अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए क्या करना है या कब तक का हमारा टारगेट है, तो 2047 कब तक, 2047 तक हमारी इकोनॉमी को डेवलप करना है। और इस डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत तेजी से नए नए स्ट्रेटजी को लेके आनी पड़ेगी। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो वी अनंत नागेश्वरन जी हैं, उनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस होते चला जा रहा है, जिन्होंने बोला था, क्या बोले थे, द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग मोर रैपिडली देन वी रियलाइज, ग्लोबलाइजेशन इज ऑन द retreat, raising growth average in next 2 decades will require refining demographic dividends through the deregulation stimulus। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे जो वी अनंत नागेश्वरन जी क्या बोल रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो जितना हम कल्पना कर रहे हैं उससे कहीं तेजी से डेवलप कर रहा है। इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे आने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड्स हैं, यानी जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको बहुत तेजी से स्किल करना पड़ेगा, उनके हैंड में कुछ कैपिटल देना पड़ेगा ताकि वो इन्वेस्ट करे या इन्वेस्टर्स बन के आए। तो आने वाले जो 20 साल है उसमें हमको बहुत तेजी से अपने जो यूथ है यानी यंगस्टर्स हैं उनको पहले तो स्किल प्रोवाइड कराया जाए, और जब वो स्किल सीख जाते हैं तो उनके हैंड में कुछ लोन या कुछ पैसे दे दिया जाए ताकि वो अपने बिजनेस को वो अच्छे से बढ़ा सकें। ओके गाइस, तो हम देख रहे हैं कि अभी ये हमारा जीएस की जो पहली सीरीज है हमने कंप्लीट किया। इकोनॉमिक सर्वे को हमने बहुत होलिस्टिक वे में कंप्लीट किया। इसके हर डेटा को, एक एक डेटा को हमने बहुत अच्छे से रिवाइज किया, एक्सप्लेन किया। ये आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।